नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम के पौधारोपण संकल्प को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ पौधारोपण करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सक्रिय होने जा रहे हैं। तीसरी खबर में हम बात करेंगे अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर, जिसे लेकर एआईसीसी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर बड़वानी से है, जहां डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित नजर आ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साल 2021 से लगातार हर दिन पौधारोपण कर रहे हैं। उन्होंने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिदिन पौधा लगाने का संकल्प लिया था। 19 फरवरी को संकल्प को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के साथ राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। क्या कुछ है तैयारी, इसको लेकर हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने स्मार्ट सिटी पार्क का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में पौधारोपण का संकल्प लिया था, जिस वह निरंतर जारी है और लगातार प्रतिदिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण भी करते हैं। और इस 19 फरवरी को सीएम शिवराज के संकल्प के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं स्मार्ट सिटी पार्क में। हम दिखाना चाहेंगे जो स्मार्ट सिटी पार्क है, यहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं। और इस 19 फरवरी को यानी कि जब 2 साल पूरे होंगे तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पौधारोपण करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीएम शिवराज जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश देते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं। देखिए, पौधारोपण में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी यहाँ पे पौधारोपण 16 नवंबर 2022 को कर चुके हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 16 नवंबर 2022 को यहाँ पर पौधारोपण करने पहुंची थी और तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पौधारोपण कर चुके हैं। और एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर पौधारोपण करेंगे और एक नया संदेश मध्य प्रदेश के लोगों को देने वाले हैं। कैमरामैन अर्पण के साथ विवेक सिंह, न्यूज आवर भोपाल। तो बिल्कुल, अब कुछ ही दिनों में सीएम शिवराज के पौधारोपण को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे इस खबर पर लेंगे। विवेक जी, सीएम शिवराज के पौधारोपण का जो संकल्प है उसको कुछ ही दिन कल की बात अगर की जाए तो कल जो है 2 साल उसे पूरे होने को जा रहे हैं, कल परसों में। और इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? जैसे कि देखा जा रहा है कि अपने मंत्रिमंडल के साथ वो पौधारोपण इस बार करने वाले हैं, क्या खास होने वाला है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में एक संकल्प लिया था और लोगों से भी अपील की थी पर्यावरण संरक्षण की। तो कहीं ना कहीं वही संकल्प जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया था वह उनका निरंतर जारी है और वह प्रतिदिन पौधारोपण भी करते हैं। उनके साथ सामाजिक संगठन के लोग भी और तमाम लोग उनके साथ पौधारोपण करने स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचते हैं। और एक खास बात और है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प की, अगर वह राजधानी भोपाल में रहते हैं तो स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करते हैं और प्रदेश के अगर किसी जिले के दौरे पर रहते हैं तो वहां पर भी पौधारोपण करते हैं और अगर प्रदेश के बाहर रहते हैं तो वहां पर भी पौधारोपण करते हैं। यानी कि जो उन्होंने संकल्प प्रतिदिन पौधारोपण कर लिया था वह उनका निरंतर जारी है। और 19 फरवरी यानी कि परसों के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस संकल्प के साथ अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पौधारोपण करने वाले हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को देने वाले हैं, क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब शिवराज सिंह चौहान यानी कि मुख्यमंत्री पौधारोपण करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, क्योंकि इसी बीच अभी सरकार की हम बात करें तो विकास यात्राएं भी निरंतर जारी हैं जो 5 फरवरी से शुरू हुई थी और 25 फरवरी तक चलनी है। और ऐसे में सभी मंत्रियों को राजधानी भोपाल में बुलाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यानी कि 19 फरवरी को जब संकल्प के 2 साल पूरे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नया संदेश भी सीएम शिवराज देंगे। दरअसल अगर हम बात करें तो साल के अंत में विधानसभा के पौधारोपण के बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को बुलाया है और इसी दौरान अगर बात दिन कहीं ना कहीं 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई है। और वह भी अगर कैबिनेट की बैठक की बात करें जो अभी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, वह कैबिनेट की बैठक इस बार मंत्रालय में नहीं होगी, किसी दूरस्थ इलाके में होगी। यानी कि कह सकते हैं कि राता पानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक रणनीति भी तय की जाएगी साल के अंत के जो विधानसभा के चुनाव होना है उसको लेकर। एक पौधारोपण के माध्यम से
सामाजिक संगठन को भी आमंत्रित किया गया है इस पौधारोपण के कार्यक्रम में, क्योंकि अगर हम बात करें सामाजिक संगठन के लोग निरंतर प्रतिदिन पहुंचते हैं। किसी का जब जन्मदिन होता है उस मौके पर पहुंचते हैं, किसी की शादी की सालगिरह होती है उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ पौधारोपण करते हैं। और अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 24 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में ही पौधारोपण किया था। वहां पर श्री यंत्र का आकार भी बनाया गया था। 24 फरवरी का दिन इसलिए तय किया गया था क्योंकि पिछले साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से पीड़ित हो गए थे और साल 19 फरवरी जो थी उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना था, इसलिए उन्होंने 24 फरवरी का दिन तय किया था। लेकिन इस बार 19 फरवरी को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि 2 साल जब उनके संकल्प के पूरे होंगे तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पर पौधारोपण करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। तमाम जो रणनीति है कैबिनेट की बैठक के बाद, क्योंकि अगर हम बात करें जो शिवराज कैबिनेट के मंत्री हैं उनको सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक राजधानी भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि सभी मंत्रियों को 12 घंटे तक राजधानी में 19 फरवरी को रहना होगा। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे 12 घंटे का प्लान तैयार करके रखे हुए हैं और उसके बाद सुबह 9 बजे से पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद निरंतर अलग अलग कैबिनेट की बैठक और उसके बाद अलग अलग मंत्रियों के साथ 1 to 1 चर्चा भी होगी और तमाम रणनीतिक चर्चा भी के साथ साथ जो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है उसको लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत ही अच्छा संकल्प सीएम शिवराज का और बहुत ही अच्छा संदेश जो है जनता को दिया जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश वासियों को दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी 2 साल इस मुहिम को पूरे होने वाले, उनके इस संकल्प को पूरे होने वाले हैं, तो पिछले 2 सालों की बात करें और अभी कितना अंतर नजर आता है पौधारोपण के संकल्प को देखते हुए? कितनी जगह पर हरियाली का ग्राफ जो है बढ़ा है और कितने लोग इस सीएम शिवराज के संकल्प से जो है जागरूक हुए हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी की बात कर ले हम, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत की थी तो वह पौधे छोटे थे, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो पौधे बढ़कर बड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं और लोगों की जागरूकता की अगर हम बात करें तो लोग भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं और संकल्प जो सीएम शिवराज ने लिया था एक बार मुहिम बन गई है पूरे मध्य प्रदेश में। लोग भी इसको लेकर जागरूक हैं और कहीं ना कहीं जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि सामाजिक संगठन हो या फिर आम लोग हो, वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण करते हैं। जब कोई शुभ कार्य होता है, चाहे हम जन्मदिन की बात करें या फिर शादी की सालगिरह है या फिर अन्य कोई शुभ अवसर होता है, तो वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण करने पहुंचते हैं। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाहर होते हैं तो सीएम तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वह भी पौधारोपण अपने घर के आसपास भी करते हैं और जहां उन्हें पौधारोपण की जरूरत महसूस होती है वहां पर वह पौधारोपण करते हैं और उसकी फोटो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उन्होंने एक अपील भी लोगों से की थी कि सिर्फ पौधारोपण ही हमें नहीं करना है, पौधा रोप के हमें उसको संरक्षण का काम भी करना है। यानी कि सिर्फ पौधा लगा के हमें भूलना नहीं है कि हमने पौधा लगा दिया था और काम खत्म हो गया, उसका संरक्षण भी करना है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रतिदिन में पौधारोपण करते हैं और प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं इस मुहिम में अब शामिल हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की तरफ अब रुक कर लेंगे तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं, वहीं बैठकें भी तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत और एकजुटता करने की है। ऐसे में मध्य प्रदेश एक बार फिर कांग्रेस ने चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का जिम्मा दिग्विजय सिंह को सौंपा है। अगले 60 दिन में दिग्विजय सिंह 65 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करेंगे। ये विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इसकी जिम्मेदारी अब दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है कि कैसे बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर कांग्रेस मजबूत बने। 2018 के चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी। साथ ही उन्होंने पंगत में संगत कार्यक्रम शुरू कर कांग्रेस के लिए 100 से ज्यादा सीटों पर जमीन मजबूत की थी, जिसके चलते प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। इस बार फिर दिग्विजय सिंह अलग रूप में सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं साल के अंत में, जिसको लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। बात की जाए कांग्रेस की तो अब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी ऐसी कि जिन सीटों पर कांग्रेस की उतनी मजबूती नहीं रही है या जिन सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, बीजेपी का ज्यादा मजबूती देखने को मिली है,
उन सीटों को कैसे हासिल करना है, इसके लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। 60 दिनों में दिग्विजय सिंह 65 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करेंगे। बता दें कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी, जिसका फल ये रहा कि पंगत में जब संगत कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था तो 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, जिसके चलते प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। इस बार फिर देखना होगा कि दिग्विजय सिंह क्योंकि एक्टिव मोड में अब नजर आने वाले हैं, 65 विधानसभा क्षेत्रों का वे दौरा करेंगे 60 दिनों के अंदर। तो ये देखने वाली बात होगी कि उनका ये अलग रूप क्या रंग लेकर आता है। तो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होना है, साल के अंत में चुनाव होंगे। दोनों ही पार्टियों ने यानी कि बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लगातार रणनीति बनाई जा रही है, फोकस किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, किस तरह से कब्जा किया जा सके, किस तरह से बहुमत से जीत हासिल की जा सके, किस तरह से पहले से ज्यादा और मजबूती से निखर कर सामने आया जा सके। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से की जा रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दिया है। दिग्विजय सिंह अगले 60 दिनों में 65 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे यहां कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करेंगे। ये सारी विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है और इसीलिए अब ये जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है ताकि बीजेपी ने जिन सीटों पर कब्जा किया है उन पर अब कांग्रेस की मजबूती बनाई जा सके। तो 2018 की अगर हम बात करें तो जब दिग्विजय सिंह ने पंगत में संगत कार्यक्रम शुरू किया था तो उसका फल भी कांग्रेस को मिला था। कहीं ना कहीं 100 सीटें जो हैं उस पर कांग्रेस ने अपनी जमीन मजबूत की थी और इस बार फिर से क्योंकि दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब देखना होगा कि यह जिम्मेदारी क्या रंग लाती है आने वाले विधानसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। कांग्रेस की तैयारी का अगर हम जिक्र करें, यहां पर तैयारी की बात करें तो दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें 65 ऐसी विधानसभाएं दी गई हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। अब दिग्विजय सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर कांग्रेस के लिए वे जमीन मजबूत करें। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा से। कृष्णा जी, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं और कांग्रेस ने अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी उन सीटों की जो कांग्रेस हारी है, जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है, अब वहां पर जमीन मजबूत करने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। चुनाव की तैयारी दोनों ही पार्टी कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बड़ा एक जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र वो खेल चला है और दिग्विजय सिंह को उतारा है मैदान पे। और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह 2018 में भी अपने समन्वयक से पार्टी में सिद्ध कर चुके हैं कि उनकी क्या हैसियत है और 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। और जिस तरह से नर्मदा परिक्रमा की बात की जाए, पंगत में संगत की बात की जाए, दोनों अभियान दिग्विजय सिंह के बहुत ही सफल हुए थे और इस बार भी दिग्विजय सिंह को 65 ऐसी विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है जिनमें भाजपा लगातार 2 या 3 बार लगातार जीत रही है। ऐसी सीटों पर दिग्विजय सिंह दौरा करेंगे। आज उनके दौरे का शुभारंभ गोविंदपुरा विधानसभा और बैरकिया विधानसभा में है, जहां पे वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, चाहे बूथ की बात करें, सेक्टर की बात करें, मंडलम की बात करें, जो प्रभारी है वहां के उनकी बात करें, तो लगातार इससे चर्चा करेंगे
और किस तरह से संगठन में गिरावट लानी है, क्या रणनीति तय करनी है, वो सब उनको पूछेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और इस समय कांग्रेस किसी भी तरह 2023 में चुनाव जीतना चाहती है और बीजेपी के गढ़ में तेज लगाने की पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 2018 की आपने भी अभी चर्चा की, हम वही बात कर रहे हैं कि पंगत में संगत कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था, नर्मदा परिक्रमा की थी, तो क्या अब तक की रणनीति बनी है? क्या अभी 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या एक बार फिर इस तरह का कोई कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा किया जाएगा या दिग्विजय सिंह फिर इस तरह की कोई परिक्रमा करते नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम चलता है वो अपने बयानों के कारण जाने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बयान जो रहते हैं उन्हें आड़े हाथों बीजेपी देती है। लेकिन जिस तरह से वो सियासत के एक बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते हैं और कार्यकर्ताओं की नब्ज समझते हैं और उनको उस बात के लिए इंगित करते हैं, पूरी रणनीति तय करते हैं, इसके लिए उन्हें अभी 65 सीटों की जिम्मेदारी दी गई जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें बड़े से बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल होते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह का 19 सीटों पर निश्चित तौर से चुनाव जिताने की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस ने देश के कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा है। राजधानी जयपुर में एआईसीसी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मीडिया से रूबरू होते हुए फिल्म हम आपके हैं कौन का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम अडानी के हैं कौन। वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस मोनोपोली के खिलाफ है, मित्रवादी पूंजीवाद के खिलाफ है। अडानी ग्रुप के 10.5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप धराशायी होने पर केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? सच सामने लाने के लिए आखिर सरकार जेपीसी की मांग को पूरा क्यों नहीं करना चाहती? और ये आज की विशेष प्रेस वार्ता हम अडानी के हैं कौन सीरीज की प्रेस वार्ता है। एआईसीसी की ओर से देश भर के 23 शहरों में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और मैं आज आपके सामने जो तथ्य और आंकड़े लेके आया हूं, 2 बार तो जब मैंने निकाले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जबकि मैं अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। पूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र के ज्ञाता तो मोदी जी है। साथियों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि शेल कंपनियों से, विदेशी शेल कंपनियों से अडानी ग्रुप को पैसा मिला। हमने सवाल पूछा कि इस काले धन का असली मालिक कौन है? सरकार इसकी छानबीन क्यों नहीं कराती है? सरकार जेपीसी क्यों नहीं कराती है? अरे संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत है, आपके सांसद ज्यादा होंगे, आप डरते क्यों इतना मोदी जी? तो आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो एआईसीसी प्रवक्ता ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि जिस तरह से हम आपके हैं कौन फिल्म से उन्होंने रिलेट कर दिया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को, अडानी मुद्दे को उन्होंने रिलेट किया है और केंद्र सरकार से उन्होंने पूछा है कि हम अडानी के हैं कौन। यानी कि उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई सारे ताल्लुकात जो हैं केंद्र सरकार और अडानी के ऐसे देखे गए हैं और उनका सवाल ये भी है कि जो 10.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप जो धराशायी हुए हैं उस पर केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है, कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है और जेपीसी की जो मांग की जा रही है उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है कांग्रेस अडानी मुद्दे को लेकर। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है और बात करें जिस तरह से अडानी ग्रुप पर जो गाज गिरी है उसके बाद से लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है, ताल्लुकात जो है अडानी के साथ बता रही है, अडानी ग्रुप के साथ बताए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जैसा कि एआईसीसी के प्रवक्ता ने कहा
फिल्म हम आपके हैं कौन से रिलेट करते हुए उन्होंने कहा सरकार पर तंज कसते हुए कि हम अडानी के हैं कौन। उन्होंने कहा कि ये हम आपके हैं कौन सीरीज का पहला भाग है। जब उन्होंने सवाल पूछा है क्योंकि आज से प्रदेश भर में, पूरी बात की जाए देश के कई राज्यों में, माफ कीजिएगा, देश के कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर। हमारे साथ संवाददाता दीपेंद्र नरूका जुड़ गए हैं। दीपेंद्र जी, यहां पर अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस जो है लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है और इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि देश भर में कई जगहों पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर हमलावर है। जी हर्षिता जी, बताना चाहूंगा मैं आपको, देश के सभी राज्यों में अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ताएं की। जयपुर में एआईसीसी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इंदिरा गांधी भवन में, जो कांग्रेस का मुख्यालय था पहले, वहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें कि पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, उनके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल थे। मुख्य तौर पर गौरव वल्लभ ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने तंज कसा। हम आपके हैं कौन फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने तंज कसा कि हम अडानी के हैं कौन। जब उन्होंने बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं, मुद्दा उठाते हैं और वहां सदन से वो जो बात होती है उसको हटा दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी जांच से डर क्यों रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर करीब उन्होंने 15 से 20 मिनट तक मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा जी। और पक्ष रखने के बाद मीडिया के सवाल जवाब हुए तो उनसे पूछा गया कि राजस्थान में भी अडानी समूह को काफ़ी सारी सुविधाएं, काफ़ी सारी योजनाएं में सरकार का हिस्सेदारी रही है, तो उसे लेकर कहा गया कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी इस तरह का है वो पूरा जेपीसी गठित होने के बाद में सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पर उन्होंने फोकस वही किया कि एक अडानी की कंपनी जो 50+ में थी, ऐसा क्या होता है कि कुछ समय के अंदर वो देश की टॉप 3 कंपनियों में शामिल हो जाती है। बार बार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने 10.5 लाख करोड़ का जो कैप जो धराशायी हुआ अडानी समूह का, उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि कुछ महीने भर के कम समय के अंदर ये कैप जो है 10.5 लाख करोड़ का ये धराशायी हो जाता है। तो इसमें उन छोटे छोटे निवेशकों का पैसा लगा है जो ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि उनका पैसा बढ़ेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें धूमिल हो जाती है जब इस तरह का कोई धोखाधड़ी होती है। तो उसकी जांच की मांग को लेकर ही वो हमलावर हो रहे थे केंद्र सरकार में। जी अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है, आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है और क्या जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप लगातार मुश्किलों में फंसता जा रहा है, किस तरह से उभर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ। बड़वानी में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नजर आईं। ओपीडी में जहां सन्नाटा पसरा था तो डॉक्टर सीएमएचओ कार्यालय में नजर आए, जिससे अस्पताल में मरीज परेशान होते नजर आए। डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। ये हड़ताल महासंघ के बैनर तले की गई, जिसके चलते अस्पताल परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। सुबह 9 बजे ओपीडी शुरू होती है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों के चैम्बर खाली नजर आए। वहीं जब जिला मुख्यालय शासकीय अस्पताल जब मरीज उपचार के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां उन्हें उनके इलाज के लिए विभाग की ओर से आयुष विभाग की व्यवस्था की गई है। ये हम लोगों ने 15 तारीख को काली पट्टी बांध के विरोध किया था। 16 तारीख को 2 घंटे की ओपीडी बंद की थी। उसके उपरांत आज 17 तारीख को पूर्णकालीन बंद पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जिले के कुल कितने डॉक्टर उपस्थित? जिले के समस्त जो नियमित संविदा बॉन्डेड डॉक्टर हैं सभी इसमें शामिल हैं। ज्ञापन किन्हें सौंपा? हमारी 19 सूत्री मांगे हैं जिनका हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें समय पे प्रमोशन, प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करना और समय पे प्रमोशन, जो संविदा डॉक्टर्स हैं उनको नियमित किया जाए। सर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हो, क्या मांगे?
हम लोगों की 19 सूत्री मांगे हैं जो लंबे समय से लंबित थी। डॉक्टर्स के प्रमोशन, ग्रेडेशन और संविदा डॉक्टर्स की रेगुलराइजेशन के लिए और टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए और डीएसीपी के लिए, इस तरह से बहुत मांगे हैं। सार्थक ऐप के लिए, क्योंकि हम लोग 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, हम लोगों को कोई टाइम तो निश्चित होता नहीं है, फिर भी एक बंधुआ मजदूर की तरह हम लोगों को सार्थक के लिए बांधा था। इन सब के विरोध में हम लोगों ने एक काम रोको आंदोलन रखा है, जिसमें 15 तारीख को हमने काली पट्टी बांधी थी, 16 को 2 घंटे काम नहीं किया और आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। हमारे चिकित्सा महासंघ के सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत हुई। कल भी हमारी बातचीत हुई थी और सभी से चर्चा करने के बाद चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों की जो डिमांड है उन सबको लेकर एक हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, जिसमें इनकी जो भी समस्याएं या मांग है उन पर वो समिति विचार करेगी, रिकमेंडेशन देगी और सरकार समय सीमा में उन सब रिकमेंडेशन पर विचार करके निर्णय लेगी। जो जो विषय महासंघ की ओर से आए हैं, क्योंकि इस महासंघ में अलग अलग विभागों के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व भी है, तो इस कमेटी में हमने ये निर्णय लिया है कि जो विभाग इसमें सम्मिलित हैं, इन्वॉल्व हैं, उन सबके प्रतिनिधि भी रहेंगे, उन सबके अधिकारी भी रहेंगे और उसके साथ साथ चिकित्सा महासंघ के भी 3 पदाधिकारियों को हम इसमें रखेंगे। हमारे संवाददाता लोकेश दावते हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर। लोकेश जी, बड़वानी में जो डॉक्टरों की हड़ताल हम देख पा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है ये हड़ताल और कितने दिनों तक चलने वाली है? क्या कुछ मांगे हैं इन डॉक्टरों की? प्रदेश महासंघ बैनर तले बड़वानी जिले के समस्त चिकित्सक बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए। वही डॉक्टरों का कहना है कि 15 फरवरी को हमने शासन के खिलाफ 2 काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। वही 16 फरवरी को 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद की थी। वही आज 17 फरवरी को समस्त डॉक्टरों के द्वारा प्रदेश आह्वान पर बैनर तले, महासंघ बैनर तले धरने पर बैठे हुए पूर्ण रूप से कलमबंद हड़ताल की गई है। वहीं चिकित्सकों के द्वारा नारेबाजी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विभाग पहुंचे, वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा 19 सूत्रीय मांगों को लेकर। चिकित्सकों का कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, वहीं लगातार मध्य प्रदेश को सचेत भी किया जा रहा है 19 सूत्रीय मांगों को लेकर। वहीं उन 19 सूत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर एसोसिएशन चेतन ब्राह्मण इकाई कमेटी सेक्रेटरी का कहना है कि 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। वहीं शासन अभी तक हमारी मांगों को नहीं पूर्ण कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज कलमबंद हड़ताल जो देखी गई है, ओपीडी सुबह 9 बजे खुलते हुए डॉक्टरों के चेंबर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया, मरीज परेशान होते हुए दिखाई दिया। वहीं एक्सरे विभाग की मैं बात करूं, रोजाना 100 से अधिक एक्सरे विभाग में संख्या जो मरीजों की दिखाई दी जाती थी, लेकिन वहीं आज 30 से 35 मरीजों की संख्या दिखाई दी है। वहीं मैं बात करूं डॉक्टर, जिस तरीके से चिकित्सक जो आज अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगे यह है कि हमें जो संविदा जो कर्मी है, जो चिकित्सक है, उन्हें नियमित किया जाए और जो प्रमोशन है वो जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि जिस तरीके से चिकित्सकों का कहना है कि चिकित्सक महासंघ का कहना है कि नियमित 2 चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। अगर शासन जो भी निर्देश लेती है वो पहले इन महाचिकित्सकों से पहले बात करना पड़ेगी, उसके बाद ही जो शासन हम पर, इन चिकित्सकों पर नियम लागू कर सकती है। वहीं मैं सार्थक ऐप की बात करूं कि जिस तरीके से शासन द्वारा चिकित्सकों के प्रति जो सार्थक ऐप लाया गया है, वह भी कहीं ना कहीं चिकित्सकों का कहना है कि यह बंधुआ मजदूर की तरह है। 24 घंटे चिकित्सक सेवाएं देना, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाएं देने के बाद भी हम हमारे ऊपर शासन कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर की तरह ये कार्य कर रही है। लेकिन मैं बात करूं, चिकित्सकों का कहना है कि
जिस तरीके से जो नियमित जो महासंघ जो नियमित जो चिकित्सक जो नियुक्त किए गए, शासन पहले इनसे बात करे, उसके बाद ही चिकित्सकों के ऊपर जो भी नियम लागू किया जाए। और वही नियमित जो जिस तरीके से प्रशासनिक जो दबाव रहता है, दखल अंदाजी हस्तक्षेप रहता है, वो कहीं ना कहीं कम हो। जी हर्षिता, बिल्कुल लोकेश जी, अब देखने वाली बात होगी कि इस हड़ताल का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।